आए हुए हमारे सभी सम्मानित शिक्षकगण और उपस्थित जो अलग अलग जनपदों में भी समारोह हो रहे हैं, उन सभी जनपदों में उपस्थित माननीय जनप्रतिनिधि, सम्मानित शिक्षक और उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले आज के शिक्षक दिवस के अवसर पर भारत के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की स्मृति को नमन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं उन सभी सम्मानित शिक्षकों का, उन सभी गुरुजनों का जिन्होंने अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हुए आज यहां पर राज्य शिक्षक पुरस्कार और मुख्यमंत्री उत्कृष्ट पुरस्कार प्राप्त करने के लिए चयनित हुए और आज उन्हें यहां पर सम्मानित किया जा रहा है। मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं सभी 81 उन सभी शिक्षकों को सम्मानित करूं जिन्होंने अलग अलग जनपदों में जाकर के अलग अलग जनपदों में कुछ लीक से हट करके कार्य किया, क्योंकि आपका यह कार्य न केवल वर्तमान के लिए बल्कि देश के भावी भविष्य के लिए एक प्रेरणा है। और उस प्रेरणा के लिए जो हमें विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत की आधारशिला को सुदृढ़ करता है, इसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैंने पिछले जब से शिक्षक दिवस के कार्यक्रम के बारे में चर्चा हुई, मैं पिछले एक सप्ताह 10 दिन से देख रहा था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी और विजुअल मीडिया के माध्यम से भी उन शिक्षकों के बारे में बहुत सकारात्मक बातें आ रही थी। और ये मेरे लिए इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इस नए सत्र में विद्यालय प्रारंभ होते ही हम लोगों को सबसे पहले नकारात्मक चीजें ज्यादा देखने को मिल रही थी। लोग एक नकारात्मक वातावरण बना रहे थे। एक तरफ हम लोग स्कूल चलो अभियान चला रहे थे और दूसरी तरफ प्रदेश के अंदर एक नकारात्मक वातावरण शिक्षा के क्षेत्र में फैलाने की कुत्सित चेष्टा हो रही थी। उन स्थितियों में जब हमारे बेसिक और माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए और स्ववित्त पोषित विद्यालयों से जुड़े हुए शिक्षकों के बारे में कुछ अच्छा सकारात्मक सोचने और देखने का अवसर प्राप्त हुआ, तो एक सुकून हुआ कि चलिए कहीं से अच्छा तो हो रहा है। और ये अच्छा बताता है कि आज 81 हैं, कल यह 8 लाख की संख्या पहुंचेगी जरूर, क्योंकि यही तो हम लोगों के विश्वास का आधार बनता है। और इसी आधार पर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य करके उत्तर प्रदेश की कायाकल्प को करने में सफलता प्राप्त की है। याद करिए ना, यही तो प्रदेश था, यही प्रदेश था। क्या शिक्षा के क्षेत्र में, क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्या अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, क्या सुरक्षा के क्षेत्र में, क्या कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में, क्या रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में हम लोग बॉटम 5 में थे। सबसे पीछे की गिनती में हमारे नाम आते थे, यूपी का नाम आता था।
लेकिन पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर जो एक सकारात्मक वातावरण बना, उस सकारात्मक वातावरण को पिछले 8-8.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने हाथों हाथ लिया। परिणाम क्या है कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में, कृषि विकास और जल संसाधन के क्षेत्र में, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कुछ नया किया। नए करने का परिणाम रहा कि 17 के पहले जिस उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था, आज वही उत्तर प्रदेश अब बीमारू नहीं, भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बनकर के भारत की एक ताकत बन रहा है। यह केवल सरकार में बैठे हुए लोगों का पुरुषार्थ नहीं है, यानी ये जो परिणाम आए हैं, ये सच है कि सरकार में बैठे हुए लोगों ने नेतृत्व दिया, लेकिन इसमें जब 25 करोड़ की आबादी एक साथ मिलकर के सामूहिक रूप से उस दिशा में कार्य की, तब यह परिणाम हमारे सामने आया। तब यह परिणाम आया जो उत्तर प्रदेश 8 वर्ष पहले अपनी पहचान के लिए मोहताज था, आज उसको अपनी पहचान के लिए किसी के सामने बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो कहीं जाएगा, देश के अंदर, दुनिया के अंदर कहीं जाएगा, बोलेगा उत्तर प्रदेश के हैं, तो सामने के चेहरे पर एक चमक दिखेगी कि उत्तर प्रदेश, वह भी आज उत्तर प्रदेश पर गौरव की अनुभूति करता है। 8 वर्ष पहले कौन लोग थे जिन लोगों ने पहचान का संकट खड़ा किया था? और यही वे लोग थे जो अपने समय में कुछ कर नहीं पाए, लेकिन आज जब शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या अलग अलग क्षेत्र में जब कुछ रिफॉर्म होते हैं, तो ये लोग उसके लिए नकारात्मक वातावरण पैदा करके फिर से उत्तर प्रदेश को उसी कूप मंडूप में रह करके रहने के लिए मजबूर कर दे रहे हैं, जिसके कारण उत्तर प्रदेश ने अपनी पहचान को खोया था। उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट जिन कारणों से पैदा हुआ था, उन पहचानों में जो कार्य हुए थे, मुझे अच्छा लगा था। जब मैं देखता हूं नीति आयोग की बैठकों में हम लोग जाते हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में हमारे कुछ उदाहरण सामने आए। नीति आयोग ने देश के अंदर शिक्षा के क्षेत्र के नवाचार में, जब मैं नीति आयोग की पुस्तकों को देख रहा था, तो उन्होंने देश के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में कहां क्या नवाचार हुआ। जब बेसिक शिक्षा के ऑपरेशन कायाकल्प को मैंने देखा, मुझे लगा देखो ये कार्य हमने 17 में प्रारंभ किया था, ऑपरेशन कायाकल्प। आज वो देश के अंदर एक प्रेरणा बनी हुई है। प्रोजेक्ट अलंकार गत 2 वर्ष पहले हम लोगों ने प्रारंभ किया था, जब योजना बना रहे थे क्या होगा। और मैं वहां भी जब लखनऊ में गया था, मैंने एक विद्यालय को देखा, बड़ा जर्जर हालत में था। बाराबंकी में मैं गया था, वहां के जीजीआईसी को मैं देख रहा था, भवन को, बहुत जर्जर हालत में था। किसी समय बना था विद्यालय, समय के अनुरूप उसकी अपनी एक सीमा है। हमें नया भवन देना पड़ेगा, नए संसाधन देने पड़ेंगे। स्ववित्त पोस्ट जो निजी प्रबंधन के अधीन शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय थे, उनकी स्थिति और भी खराब थी। संस्कृत विद्यालयों की उससे भी बदहाल थी। लगातार कार्य किया गया, और कार्य करने का परिणाम क्या है? आज 2100 से अधिक
ऐसे विद्यालयों को प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत एक नया भवन देकर के एक सुरक्षित माहौल दिया गया। कोई सोच सकता था 1,36,000 विद्यालय ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर उन 19 पैरामीटर में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे, जो एक स्कूल के लिए आवश्यक था, जो वहां के ड्रॉप आउट रेट को कम कर सके, न्यूनतम ला सके। बेटी स्कूल क्यों छोड़ती थी? क्योंकि इसके लिए सेपरेट टॉयलेट नहीं थे। बच्चे बीमार क्यों होते थे? क्योंकि सुबह जाता था और 4, 5, 6 घंटे स्कूल में रहता था, पीने के लिए पेयजल नहीं था, अभिभावक के पास साधन नहीं थे कि उसको एक थर्मस दे सके, वो ले जा सके अपने साथ, उसके पास इस प्रकार के साधन नहीं थे। क्या होगा? स्कूल छोड़ता था, बीमार होता था, स्कूल एक बार छूटा तो फिर छूट जाता था। आज इन 1,36,000 विद्यालयों में बालक और बालिकाओं के लिए टॉयलेट भी हैं, तो पेयजल की व्यवस्था भी है। फ्लोर अच्छे बने हैं तो फर्नीचर की व्यवस्था भी हो रही है। डिजिटल क्लास भी बन रही है तो स्मार्ट क्लास भी है, डिजिटल लाइब्रेरी भी है। ये परिवर्तन हुए हैं। और मैं देख रहा था, एक तरफ स्कूल मर्जर के बारे में दुष्प्रचार हो रहा था, बाल वाटिका के बारे में दुष्प्रचार हो रहा था, उसी समय मैं देख रहा था कि कुछ विद्यालयों ने, कुछ हमारे प्रधानाचार्यों ने अच्छा कार्य करके उस समय उन्होंने कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए कि अरे क्या नकारात्मकता पैदा कर रहे हो, आओ ना हमारे विद्यालय को देखो, ये किसी कॉन्वेंट को, किसी पब्लिक स्कूल को फेल करने की सामर्थ्य रखते हैं। सुल्तानपुर का हो, वाराणसी का हो, या प्रदेश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में हम लोगों ने देखा है। उस समय भी हमारे कुछ प्रधानाचार्य और कुछ शिक्षक गण सामने आए थे, उन्होंने कहा नहीं, ये दुष्प्रचार हमारी शिक्षा व्यवस्था के बारे में करना बंद करिए, हमने भी करके दिखाया है, आइए हमारे विद्यालयों को आके देखिए। ये है चुनौती। जब हम लीक से हट करके कुछ करते हैं तब वही नवाचार बन पाता है, वही नवाचार बन पाता है और वही लोगों के लिए एक नई प्रेरणा बनती है। आज जो हम जिन 81 शिक्षकों को, जिसमें बेसिक शिक्षा परिषद के, माध्यमिक शिक्षा परिषद के और स्ववित्त पोषित विद्यालयों के शिक्षक हैं, इनका सम्मान कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ पैरामीटर भी तय किए गए थे। पहले होता क्या था कि जनपदों से सिफारिश जो आएगी, तो जनपदों से सिफारिश तो उनकी होती थी जो दिन भर जिला विद्यालय निरीक्षक और बेसिक शिक्षा के यहां बैठे रहते थे, औरों की नहीं आती थी। जो सचमुच ईमानदारी से काम करता था उनकी नहीं आ पाती थी। और मैंने 17 के बाद 18 में जब बात आई थी तो मैंने इस पे आपत्ति की थी, क्योंकि मैंने कुछ नाम ऐसे देखे थे जो उस क्षेत्र के बदनाम नाम थे। मैंने कहा भी देखो, मैं इस कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा, क्योंकि शिक्षा के सबसे बड़े बैरियर हैं ये। इस बैरियर को पहले हटाइए और वास्तविक शिक्षक को, वास्तविक गुरुजन को सम्मान करिए, तब जाकर के इस शिक्षा व्यवस्था में आगे बढ़ा पाएंगे। और आज मुझे अच्छा लगता है, इस बार ये कार्यक्रम यहां पे हो रहा है ना, इस कार्यक्रम के लिए 10 दिन पहले मैंने स्वयं अपर मुख्य सचिव को बुला के पूछा, मैंने कहा क्या कार्यक्रम हो रहा है, 5 सितंबर का कार्यक्रम क्या है, मुझे बताओ तो पहले। उन्होंने कहा हमने बनाया नहीं, बना रहे हैं। हमने कहा देखो कार्यक्रम बनाइए, मैं उस कार्यक्रम में रहूंगा जरूर, किसी अन्य कार्यक्रम में रहूं ना रहूं, लेकिन उस कार्यक्रम में जरूर रहूंगा। और आज बाहर था, मैं विशेष रूप से यहां पर आया हूं, इसलिए आया हूं मैं, जिससे आपके उत्कृष्ट कार्य के लिए आपका मैं अभिनंदन कर सकूं, आपको सम्मानित कर सकूं, क्योंकि सम्मान केवल आपका नहीं है,
उत्तर प्रदेश की हमारी वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी का सम्मान है और उसको आगे बढ़ने की वह एक प्रेरणा है। माध्यमिक शिक्षा 17 के पहले पूरी तरह बदनाम हो चुकी थी। अच्छे लोग भागते थे। पठन पाठन का माहौल तो कोसों दूर था। जो शिक्षक पढ़ाना भी चाहता था अपने आप को अपमानित महसूस करता था। कोई माहौल ही नहीं था। नकल यहां की पहचान बन गई थी। आप मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर और हिमाचल और पंजाब और हरियाणा से जुड़े हुए वहां के बच्चे प्रवेश लेने के लिए बलिया में, आजमगढ़ में, जौनपुर में, मैंने कहा क्या सब आजमगढ़ और बलिया में क्या इतने अच्छे विद्यालय हो गए हैं क्या कि वे एडमिशन लेने के लिए यहां आ रहे हैं? लखनऊ में नहीं, नोएडा में नहीं, गाजियाबाद में नहीं, सहारनपुर में नहीं, यानी उस कोने से 1,500 किलोमीटर दूर जाकर के, और वो भी सुदूर गांव के किसी विद्यालय में। तो हम लोगों ने कहा कि भाई यहां पे थोड़ा इनके सेंटर बदल दो और अपने आप ही ये सब ठीक होगा। और अब तो सीसीटीवी कैमरे भी लग गए हैं। और कितना रिफॉर्म हुआ देखिए, 56 लाख बच्चे माध्यमिक शिक्षा परिषद के बोर्ड की परीक्षाओं में बैठते हैं। 56 लाख बच्चे। पहले 17 के पहले इन परीक्षाओं में लगता था 3 महीने का समय, और अब 14 दिन के अंदर परीक्षा और अगले 12-14 दिन के अंदर परिणाम, 1 महीने के अंदर। यह है रिफॉर्म। हमने समय की बचत भी की है, लेकिन साथ साथ ये सभी बच्चे जो आज इस परीक्षा से उत्तीर्ण होकर के निकलेंगे या निकल रहे हैं, आज वे जाकर के कहीं भी बोलेंगे कि हमने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की है। कोई उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर सकता, कोई नहीं खड़ा कर सकता। एक गलती हमारी थी कि हमने देश के सबसे उत्कृष्टतम बोर्ड को कटघरे में खड़ा किया था। 2017 के पहले एक कटघरे में खड़ा हो गया था, लेकिन अब वह कटघरे में खड़ा नहीं होने वाला है। अब वो आगे बढ़ेगा। ये रिफॉर्म हुए हैं, और उस रिफॉर्म के ही क्रम में जो लोग इस रिफॉर्म के सारथी रहे हैं, उन लोगों ने वास्तव में बहुत अच्छी प्रगति की, बहुत अच्छा कार्य किया। और उसका परिणाम था कि हम लोगों को भी लगा कि नहीं, इस क्षेत्र में हमें करना होगा। याद रखना, शिक्षा केवल शिक्षा नहीं है, अक्षर ज्ञान मात्र नहीं है। ये किसी भी सभ्य समाज और किसी भी समृद्ध राष्ट्र की आधारशिला है, एक नींव है। यहां से जो कुछ भी हम गढ़ेंगे, जो कुछ भी हम आगे बढ़ाएंगे, वही आगे चल करके देश को नेतृत्व देगा, समाज को एक नई राह दिखाएगा। और उस राह को दिखाने के लिए आप एक पथ प्रदर्शक के रूप में ईश्वर ने भूमिका आपको प्रदान की है। यह आपका सौभाग्य है कि इस भूमिका में आप अपने को कमतर मत ताके। एक बहुत बड़ी भूमिका आपकी होती है। एक शिक्षक की तुलना किसी नौकरशाह से नहीं हो सकती, किसी नेता से नहीं हो सकती। और मत करिए किसी नेता से, किसी नौकरशाह से अपनी तुलना। आप अपने आप में एक अलग आपकी श्रेणी है, आपका सम्मान है। एक शिक्षक के रूप में जिसको भी आप अपना परिचय देंगे, अगर वह व्यक्ति सचमुच में मनुष्य है तो आपको जरूर सम्मान देगा। लेकिन यह बात आपको ध्यान में रखना होगा कि शिक्षक बनकर के आपको उसके पास जाना होगा। शिक्षक बनकर के आप अपनी बात उसके सामने रखेंगे, कोई भी ऐसी बात नहीं हो सकती जो फिर आपके लिए असंभव हो। और उसी का परिणाम था कि शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने जो परिवर्तन देखे हैं, उन परिवर्तनों के वाहक के रूप में देखिए उत्तर प्रदेश इसका केंद्र बिंदु रहा है। मैं देश के अंदर कई राज्यों में जाता हूं, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा के कुछ भागों में, नॉर्थ ईस्ट से जुड़े हुए राज्यों में, अरुणाचल में हम जाएं
या अन्य राज्यों में हम लोग जाते हैं, पूछते हैं, वहां देखते हैं कि वो यहां से जुड़े हुए लोग वहां मुझे जब मिलते हैं, मैं पूछता हूं भाई कब से हो, कहते हैं साहब, कोई बोलता है कि हमारे पूर्वज 75 साल पहले आ गए थे। वे क्या काम आए थे यहां पे? उस समय तो साधन भी नहीं था साहब, शिक्षक बनकर के आए थे। आप सोचो, अरुणाचल प्रदेश में हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, भारत सरकार के मंत्री हैं किरेन रिजिजू, अरुणाचल प्रदेश से सांसद हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं। एक बार उन्होंने कहा कि मेरे गुरुजी गाजीपुर के रहने वाले हैं। मैंने कहा वहां से? उन्होंने कहा हां, वो यहां के रहने वाले थे और वहां पे आकर के हमें पढ़ाते थे। हम मध्य प्रदेश में जाते हैं, पूरी एक बड़ी संख्या हमें मिलती है जहां पे शिक्षकों की एक लंबी फौज खड़ी होती है और यहां से गए हुए थे। क्यों? उत्तर प्रदेश एक बार यानी देश को अच्छे शिक्षक प्रदान करने वाला राज्य है, और क्यों ऐसी स्थिति आई कि लोग हम पे अविश्वास करने लग गए? ये पहचान का संकट। और इसलिए समय के अनुरूप हमें अपनी गति को एक सकारात्मक माहौल में आगे बढ़ाने के लिए तैयार होना होगा। एक सकारात्मक माहौल हमें पैदा करना होगा और सकारात्मक माहौल के लिए समय के अनुरूप हमें आगे बढ़ना होगा। तब प्रगति हो पाएगी, तब हम कुछ नयापन कर पाएंगे, तब नवाचार के हकदार बन पाएंगे, तब शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नयापन दे करके हम लोगों के लिए एक नई प्रेरणा बन पाएंगे। केवल लकीर के फकीर बनकर के नहीं, लकीर के फकीर बनकर के हम कुछ नहीं कर सकते, कोई लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। आज देश आगे बढ़ रहा है, हम उसमें पीछे नहीं रह सकते। शिक्षा का मानक क्या होगा? इस शासन में बैठे हुए लोग नहीं, बल्कि सामने बैठे हुए गुरुजन तय करने चाहिए, उनके द्वारा तय होना चाहिए कि हमें कहां पहुंचाना है शिक्षा को। आप शासन को बताइए, शासन उसको आगे लागू करेगा, उसमें सहयोगी बनेगा, लेकिन हमें उसके लिए मानसिक रूप से तैयार होना होगा। याद रखना, एक शिक्षक जीवन भर शिक्षक होता है, उसके मन में एक सीखने का एक भाव भी होना चाहिए और सिखाने की एक जज्बा भी होना चाहिए। ये दोनों बात एक साथ चलेगी, क्योंकि जब आपने जब आपने अपनी स्कूली शिक्षा पढ़ी होगी, तब इतना बड़ा पाठ्यक्रम भी नहीं था, इतने भारी भरकम सिलेबस भी नहीं था, और भी कुछ नया देश और दुनिया में हो रहा है, ये सब कुछ नहीं था। टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव नहीं थी। आज हम बहुत आगे बढ़ चुके, आज टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। हम उसमें अपने आप को उससे अलग नहीं कर सकते, उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकते, लेकिन आपके लिए वो उतना ही सरल भी है। थोड़ा सा प्रयास, थोड़ा सा अभ्यास, एक बार आपका अभ्यास, कोई कारण नहीं कि आप उसे प्राप्त न कर सकते हैं, अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। उसी दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है। जैसे बेसिक शिक्षा ने बाल वाटिका के एक नए कार्यक्रम को बनाया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 6 वर्ष से ऊपर के बच्चों को बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में भर्ती करना है, तो 3 से 6 वर्ष का बच्चा कहां जाएगा? तो इसके लिए बाल वाटिका एक नया रूप आया है। बाल वाटिका के रूप में हम उसको बनाएंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि 5000 से अधिक बाल वाटिकाएं इस सत्र में प्रारंभ हो चुकी हैं, जिसके माध्यम से 25,000 से अधिक बच्चों को वहां पर पढ़ाने लिखाने की कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। हमारे जनप्रतिनिधि वहां जा रहे हैं, और हम लोगों ने इस बात को तय किया है कि सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में और बाल वाटिका में जो भी बच्चे पढ़ेंगे 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के हर बच्चे को, उसको हम मुख्यमंत्री पोषण मिशन के साथ जोड़ने जा रहे हैं। पोषण मिशन का मतलब वह स्वस्थ रहेगा तो उत्तर प्रदेश की नींव सशक्त होगी, वह सशक्त होगी। वहां से हमें उसकी शुरुआत करनी है। दूसरा, तमाम ऑपरेशन कायाकल्प के बाद ही हम लोगों ने तमाम अन्य कार्यक्रम बेसिक शिक्षा परिषद में, निपुण भारत के कार्यक्रम प्रारंभ हुए थे,
अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ हुए थे, उसमें उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छी गति पकड़ी है। और याद रखना, आज जब नीति आयोग के माध्यम से और देश के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाली तमाम संस्थाओं के द्वारा जब सर्वे आते हैं तो देश के अंदर सबसे ज्यादा प्रगति किसी राज्य ने की है तो उत्तर प्रदेश की स्कूली शिक्षा में बेसिक शिक्षा परिषद ने किया है। बेसिक शिक्षा परिषद ने किया है। लोग कह रहे थे, एक दिन मैं विपक्ष के एक मित्र की बात को सुन रहा था कि उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा परिषद में बच्चों की संख्या कम हो गई। मैंने कहा भी आपके समय में जितने बच्चे थे, टोटल बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में, जिसमें बेसिक शिक्षा परिषद के साथ साथ निजी क्षेत्र का भी योगदान होता था, उन सब के बावजूद उससे भी 14 लाख बच्चे तो केवल बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में ज्यादा हैं। और अगर हम निजी क्षेत्र का देख लेंगे तो उससे लगभग 60 लाख बच्चे ज्यादा आज भी बेसिक शिक्षा के अंतर्गत उनकी मान्यता के आधार पर उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में पढ़ रहे हैं। आज उन बच्चों के लिए तमाम प्रकार की सुविधाएं भी दी जा रही हैं। बैग है, बुक्स है, शूज है, सॉक्स है, स्वेटर है, ये सभी दिए जा रहे हैं। हमारा प्रयास भी होना चाहिए, थोड़ा हम भी उसमें योगदान दे सकते हैं कि भाई अभिभावक को इसके लिए बाध्य करें कि जो पैसा दिया जा रहा है उस पैसे से बच्चों के लिए, बालिकाओं के लिए जूते मोजे खरीदें, यूनिफॉर्म साफ सुथरी करके रखें, विद्यालय का वातावरण साफ सुथरा दिखाई देना चाहिए। साल में 2-3 बार या जो कार्यक्रम, जो भी राष्ट्रीय पर्व होते हैं, उन राष्ट्रीय पर्वों में हम लोग भी उन सभी गांव की जो हमारी समिति है, उस गांव की प्रबंध समिति को भी हम अपने साथ जोड़ करके कार्यक्रमों को रोचक बनाएं। कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, राष्ट्रभक्ति के कार्यक्रम हो। अभी यहां पर बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए कुछ हम लोगों ने प्रकाशनों का यहां पर अभी यहां पर विमोचन के कार्यक्रम के साथ जुड़े, जिसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे यहां पर बेसिक शिक्षा परिषद में जो कुछ भी नवाचार हुए हैं, इसमें 3 पुस्तकों का यहां पे विमोचन का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। एक बाल वाटिका का, एक गुल्लक का और एक उद्गम का। स्कूली शिक्षा में क्या कुछ हमने किया है। और मेरा आग्रह होगा एससीईआरटी से, याद रखना, जब हम पात्रों के नाम रखते हैं तो ये पात्र भारतीय होने चाहिए, प्रेरणादायी पात्र होने चाहिए। याद रखना, हमारे यहां पात्रता की दृष्टि से देखना है तो रामायण और महाभारत से बढ़कर के पात्रता की श्रेणी दूसरी कोई और नहीं हो सकती, कोई नहीं हो सकती। हमारे यहां बचपन में दादा दादी, नाना नानी जो कहानी सुनाती थी तो वह राम और कृष्ण की कहानी सुनाती थी, वह किसी विदेशी हीरो की कहानी नहीं सुनाती थी, अपने देश के नायकों की कहानी सुनाया करती थी, जिससे उसके अनुरूप बनने की एक प्रेरणा बच्चों के मन में बचपन में पैदा हो सके। हमारी कहानी के पात्र भी भारतीय नायक होने चाहिए और उन नायकों को आधार बना करके जब हम कोई रोचक कहानी जो शिक्षाप्रद हो उसको बनाएं तो उसको भी हमें उसके साथ जोड़ना चाहिए। और मैं देख रहा था अलग अलग शिक्षक अपने विद्यालय में अलग तरीके से उसने शिक्षा के कार्यक्रम को सरलीकरण करने के लिए उदाहरण देकर के छोटी छोटी कथा और कहानी के माध्यम से, छोटी छोटी कविता के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने के लिए उसने उन्हें उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। यही एक नवाचार है। इसे आप बेसिक में भी, माध्यमिक में भी आगे बढ़ा सकते हैं और इसको हमें और तेजी के साथ आगे करना होगा और इसके लिए हमें तय करना होगा कि चीजें हमारी और अच्छे ढंग से आगे बढ़ सकें। आज के इस अवसर पर जब हम लोग यहां पर आए हैं, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आपके द्वारा किए जा रहे जो ये नवाचार हैं ये प्रकाशित होने चाहिए।
बाल वाटिका के लिए भी जो पुस्तिका हमने बनाई है, ये पुस्तिका को और सरल किए जाने की आवश्यकता है, पतली बनाने की आवश्यकता है, बहुत मोटी नहीं, इतना नहीं कि उसको देख करके बच्चे के कुछ चक्कर आने लग जाए। उसके मन में भाव आना चाहिए, स्कूल जाएं, उसको खेल खेल में सिखाइए, खिलाते हुए सिखाइए। वहां पर जो पोषण मिशन के अंतर्गत उसको वहां पर जो कुछ भी दिया जाए, उसको मिलेट के लड्डू खिलाइए, बिस्किट दीजिए, कुछ ऐसी चीजें दीजिए जो उसको रोचक बनाए, क्योंकि खिचड़ी खाते खाते वो परेशान हो जाता है करके, लीक से हट करके। यद्यपि आपने मिड डे मील के मेनू को तैयार अलग अलग दिन अलग अलग तय की है, लेकिन जिसको घर में खाता है, कहीं भी मिल सकता है, उससे हट करके कुछ नया देंगे तो उसके मन में एक रुचि जागृत होगी, अच्छा होगा। और उसको हमें इसके लिए तैयार करना होगा। जिन शिक्षकों ने और जिन सम्मानित गुरुजनों ने अपने विद्यालय में कुछ नया किया है, विद्यालय के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन करने के लिए, आपके नवाचार के उसमें प्रकाशित होकर के हर विद्यालय में पुस्तिका पहुंचाई जानी चाहिए, हर जगह पहुंचाइए किन किन लोगों ने क्या क्या किया है। और जिन 81 शिक्षक, जिन बेसिक शिक्षा के 66, माध्यमिक शिक्षा के शेष जो 15 शिक्षकों को या स्ववित्त पोषित के जो 12 और 3 शिक्षकों को हम यहां सम्मानित कर रहे हैं, उन विद्यालयों में भी इन सभी शिक्षकों के बारे में विस्तार से और क्या क्या चीजें इन्होंने लिखी है, क्या क्या चीजें इन्होंने की हैं, इसको भेजिए वहां पर। थोड़ा अन्य लोग भी प्रेरित होंगे। वहां के असेंबली में इसके बारे में बोला जाना चाहिए, विद्यालयों की मॉर्निंग असेंबली में बच्चों के सामने बताया जाना चाहिए कि इन शिक्षकों को इस आधार पर हमने सम्मानित किया है। और यह प्रेरणा है शिक्षा जगत के लिए भी, वर्तमान के लिए भी और भावी पीढ़ी के लिए भी। और इसीलिए आप सबके प्रति मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए आज के इस अवसर पर कुछ चीजें थी जो आप लोगों ने वो किया है, और मैं आप सबसे इस बारे में कहूंगा, अच्छा करिए। हम लोग आपके साथ में हैं, राज्य सरकार और ये डबल इंजन की सरकार आपके साथ में है। इस अवसर पर आज जब शिक्षक दिवस है तो स्वाभाविक रूप से आप सबके मन में भी होगा कि और क्या हो सकता है। हम लोग एक चीज की आज घोषणा करना चाहते हैं, और वह है कि सभी शिक्षकों को, ये शिक्षक हमारे चाहे वह प्राथमिक के हों, उच्च प्राथमिक के हों, चाहे वह शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के हों, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के हों, या वित्त पोषित विद्यालयों के हों, महाविद्यालयों के हों, इन सबको हम कैशलेस उपचार की व्यवस्था का लाभ देंगे। इसके साथ ही शिक्षा मित्र, अनुदेशक और रसोइया को भी हम इसके साथ जोड़ेंगे। यानी यह उत्तर प्रदेश के लगभग 9 लाख शिक्षक, यानी 9 लाख परिवार इससे लाभान्वित होंगे। अभी हम लोग इस व्यवस्था को इसके साथ दे रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये सभी विभाग, बेसिक है, माध्यमिक है या उच्च है, बहुत शीघ्र इस औपचारिकता को पूर्ण करते हुए एक कैशलेस उपचार की व्यवस्था का लाभ इन्हें उपलब्ध करवाने की दिशा में अपने कार्यक्रम को
तेजी के साथ आगे बढ़ा, एक समय सीमा के अंदर इसको पूरा कर लें जिससे इस सुविधा सबको प्राप्त हो सके। इसके साथ ही हम लोग आने वाले समय में, मैंने एक हायर लेवल की कमेटी बनाई है जिसमें शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के मानदेय को बढ़ाने के लिए भी हम लोग आगे कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वे लोग भी कार्य कर रहे हैं और कदम से कदम मिला करके इस अभियान के साथ जुड़ते हैं। इसके लिए बहुत शीघ्र मेरे पास और रिपोर्ट आने वाली है और हम उस दिशा में कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे। मेरा पूरा विश्वास है कि अभी जो ये कार्यक्रम चल रहे हैं हमारे, हम लोग इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में इसके माध्यम से हमें मदद मिलेगी। मैं एक बार फिर से आज शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सभी को हृदय से, जिन्हें आज जिन सभी आदरणीय जो ये गुरुजनों को यहाँ पे सम्मानित किया गया है, या जो सम्मानित जिनको यहाँ पर सम्मानित करने के लिए आज आमंत्रित किया गया है, या जो किन्हीं कारणों से नहीं आ पाए हैं,